अध्याय 3 आरंभिक नगर, और इसका पहला टॉपिक है हड़प्पा की कहानी। हड़प्पा सभ्यता की कहानी इस टॉपिक के अंतर्गत बताया जाएगा। इस टॉपिक को देखें कि यह कह रहा है कि अक्सर पुरानी इमारत अपनी कहानी बताती हैं। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइनें बिछाई जा रही थी, तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पूरा स्थल मिला, सो जो तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पूरा स्थल मिला, जो आधुनिक पाकिस्तान में है। जब इस का सार समझें कि पंजाब में रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, उसी समय जो इंजीनियर्स थे और वर्कर्स थे वहाँ, उन लोगों को पंजाब के हड़प्पा नगर में, हड़प्पा शहर में एक भवन मिला उस खोदाई के दौरान, जो कि काफ़ी प्राचीन दिख रहा था वो खंडहर, और उसकी ईंटें काफ़ी मजबूत थी, जिसका प्रयोग वो निकाल कर अपनी लाइन बिछाते वक्त, रेल लाइन बिछाते वक्त यूज कर रहे थे। जो आधुनिक पाकिस्तान में, ये कौन सा, जो ये हड़प्पा शहर है, आधुनिक पंजाब में है। उन्होंने सोचा कि यह एक ऐसा खंडहर है जहाँ से अच्छी ईंटें मिलेगी। यह सोचकर वे हड़प्पा के खंडहरों में से हजारों ईंटें उखाड़ ले गए, जिससे उन्हें रेल लाइनें बिछाई। इससे कई इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गई। बात समझ में अब आगे आ गया होगा आप लोगों को कि हड़प्पा जब खुदाई कर रहे थे तो किस जगह से, लगभग आज से 150 वर्ष पहले। जगह कौन सा था? हड़प्पा। हड़प्पा कहाँ पे है? तो यह पाकिस्तान के पंजाब में है। कहाँ पे है? पाकिस्तान में है। और इन्होंने खंडहर प्राप्त की थी लगभग 150 वर्ष पहले। अब अगले पैराग्राफ में देखेंगे कि क्या है। इसमें कहता है कि इसके बाद लगभग जो है, इसमें कहता है कि लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा, और तब पता चला कि खंडहर उपमहाद्वीप में के सबसे पुराने शहरों में से एक है। चूंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी। किस नगर की खोज? तो हड़प्पा। सबसे पहले कौन सा जगह मिला था? हड़प्पा। हड़प्पा कहाँ मिला था? तो हमने देखा पंजाब में। किस पंजाब में? पाकिस्तानी पंजाब में। क्लियर हो गया? तो कह रहा है कि चूंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, यहाँ से बिल्कुल ध्यान देंगे, चूंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसीलिए बाद में मिलने वाली इस तरह के सभी पुरा स्थलों को में जो इमारतें, चीज़ें मिली, उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारत कहा गया। क्यों कहा गया? क्योंकि चूंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, ध्यान देंगे, ठीक है, थी, इसीलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरास्थलों में, ये बिल्कुल आपके लिए महत्वपूर्ण है। एक प्रश्न पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता क्यों पड़ा? तो क्यों पड़ा क्या कहेंगे? चूंकि किस नगर, हड़प्पा नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसीलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरास्थलों में जो इमारतें और चीज़ें मिली, उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारत कहा गया। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 वर्ष पूर्व हुआ था। अब देखें, एक प्रश्न ये है सबसे पहले कि हड़प्पा सभ्यता इसको नाम क्यों दिया गया? क्योंकि ये खुदाई के समय सबसे पहले जो शहर मिला था, हड़प्पा मिला था, और हड़प्पा शहर में जो वस्तुएं मिली, जो चीज़ें मिली, अगर वही चीज़ें अन्य पुरा स्थलों से भी मिली, तो उन सभी पुरा स्थलों को एक नाम दे दिया गया, एक सभ्यता का नाम दे दिया गया, हड़प्पा सभ्यता। क्यों दिया गया? क्योंकि पहला खोदा गया स्थल हड़प्पा था। अब यह आज से लगभग 4700 साल पहले इन शहरों का उदय भारतीय उपमहाद्वीप में हुआ होगा। और 4700, अगर आज के परिप्रेक्ष्य में कहें तो जो भी डेट, यदि 150 साल, 80 साल या 4700 साल, तो ये इसकी गणना कहाँ से करेंगे? तो वर्ष 2000 से। कहाँ से? 2000 से इसकी गणना करेंगे। क्लियर हुआ? कहाँ से गणना करेंगे इसकी? तो वर्ष 2000 से इसकी गणना करेंगे। तो 2000 से लगभग 4700 वर्ष पूर्व
कि ये घटना है कि भारतीय उपमहाद्वीप में आरंभिक नगरों का उदय हुआ था। यहाँ तक तो आप समझ गए। अब चलते हैं आगे। अब देखेंगे इन नगरों की विशेषता क्या थी। यहाँ पर एक प्रश्न है, उस पर भी ध्यान देंगे आप कि प्रायः पुरानी इमारतों को तोड़कर उनकी जगह नए भवन बनाए जाते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि पुरानी इमारतों को सुरक्षित रखना चाहिए? यदि आप इस बात से सहमत हैं कि पुरानी इमारतों को सुरक्षित रखना चाहिए, तो क्यों रखना चाहिए, इसके क्या महत्व हैं, इस पर आप लगभग 150 शब्दों में लिखें। अगर आप लिखने में सक्षम हैं तो आप कमेंट बॉक्स में भी एक पेज पर भी लिखकर इस पेज को अटैच कर सकते हैं, और इसकी प्रक्रिया आपके लिखे हुए आंसर को हम देखेंगे, और देखने से जो भी सुधार उसमें करने होंगे तो बताएंगे, करने का भी प्रयास करें। अब अगला टॉपिक है, अभी तक जो आपने पहले टॉपिक में देखा सिंधु सभ्यता की कहानी पढ़ा, देखा कि लगभग 150 साल पहले सबसे पहले पंजाब में रेल लाइन जब बिछाई जा रही थी, उसी समय हड़प्पा नामक एक स्थल पर जब रेल लाइनें बिछाते हुए ये इंजीनियर्स और वर्कर्स जा रहे थे, तो उन लोगों ने हड़प्पा शहर में एक पुराने भवन के साक्ष्य देखे, और वहाँ पे उस भवनों के ईंटें काफ़ी मजबूत थे, जिसका प्रयोग उन्होंने वहाँ से निकाल कर अपने रेल लाइन बिछाने के क्रम में किया, जिससे कि काफ़ी क्षतिग्रस्त हो गया। लगभग 80 वर्ष बाद पुनः इस पर पुरातत्वविदों का ध्यान गया, और उन लोगों ने देखा तो इस एरिया की खुदाई करनी शुरू की, और बहुत सारे स्थल इसी तरह की के वस्तुओं का प्रयोग करने वाले, ऐसे ईंटों का प्रयोग करने वाले, इसी जो हड़प्पा सभ्यता की जो वस्तुएं थी उसी के जो है समानांतर, और उसी तरह की बहुत सारी वस्तुएं अन्य जगहों पर भी मिली। और इसके आधार पर, क्योंकि पुरातत्वविद का नियम कहता है कि पहला जो पुरातात्विक जो स्थल होगा उसी के नाम पर उस सभ्यता या संस्कृति का नाम रख देंगे, तो उसी के आधार पर इस सभ्यता का नाम जो है हड़प्पा सभ्यता रख दिया गया, क्योंकि खुदाई में प्राप्त प्रथम स्थल हड़प्पा था, इसीलिए इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रख दिया गया। अब प्रश्न होता है, कई बार एग्जामों में भी पूछे जाते हैं आपसे प्रश्न, कई बार आंसर राइटिंग भी करने के लिए मेंसों में प्रश्न पूछे जाते हैं कि हड़प्पा शहर के नगरों की विशेषता बताएं या आरंभिक नगरों की विशेषता बताएं। तो ऐसे यदि प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं कि आरंभिक नगरों की विशेषता बताएं या हड़प्पा नगर की विशेषता बताएं, तो हम कैसे बताएंगे, इसको ध्यान दें। अब देखेंगे हम कि इन नगरों में से कई को 2 या उससे ज़्यादा हिस्सों में बांटा गया था। इन नगरों में कई को 2 या उससे ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। प्रायः पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था, और पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन यह निचले इलाके में था। ऊंचाई वाले देखें, इन नगरों की विशेषता समझेंगे, पुनः एक बार समझें। इन नगरों में से कई को 2 या उससे ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। प्रायः पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था, और पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन यह निचले इलाके में था। अब देखें कि इस सभ्यता का जो नगर थे, यह 2 हिस्सों में बनाए गए थे। कितने हिस्सों में बनाए गए थे? तो 2 हिस्सों में बनाए गए थे। अब जैसे कि यहाँ थोड़ा समझें कि इस तरह से ये नगर हो गया, और ये 2 हिस्सों में बनाए गए थे। आप जान रहे हैं कि इसे नॉर्थ, इसे साउथ, इसे वेस्ट, और इसे ईस्ट और इसे वेस्ट कहते हैं। तो ये जो पश्चिमी हिस्सा होता था ये काफ़ी छोटा, और यह ऊंचाई पर बसा था और चारों तरफ से दुर्गीकृत होता था। और यह पूर्वी हिस्सा जो है यह पश्चिमी की अपेक्षा नीचा होता था, और इस निचले हिस्से में भी लोग रहते थे, और इसका भी दुर्गीकरण किया गया था, और ये पश्चिमी हिस्से का भी। तो निचला शहर पूर्वी हिस्से में होता था, और ऊंचाई वाला शहर
नगर जो है पश्चिमी हिस्से में होता था। तो इन नगरों की प्रायः इस तरह की बनावट होती थी। अब देखें लेकिन यह निचले इलाके में या ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा। अब देखेंगे कि जो ये ऊंचाई वाला भाग था इसे पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा, ठीक है, और निचले हिस्से को निचला नगर कहा। क्लियर हुआ कि पश्चिमी वाले भाग को नगर दुर्ग कहा और पूर्वी वाले भाग को निचला नगर कहा। दोनों हिस्सों की चारदीवारियां पक्की ईंटों से बनाई जाती थीं। इसकी ईंटें इतनी अच्छी पकी थी कि हजारों सालों बाद आज तक उन वह दीवारें खड़ी रहीं। दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह से की जाती थी कि दीवार बनाने करते थे कि जिससे दीवारें खूब मजबूत रहें। कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई। अब देखें कि कह रहा है कि कुछ नगर ऐसे भी थे जिसके नगर दुर्ग में कुछ खास तरह की इमारतें भी बनाई गई। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो एक शहर है जो आज के पाकिस्तान के सिंधु प्रांत में है और यह मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर है। अब मोहनजोदड़ो की कुछ खास विशेषताएं हैं। खास तालाब, यहाँ पर एक खास तालाब बना हुआ है जो आज के जो है स्विमिंग पूल की तरह था, जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा। ठीक है, ये प्रश्न पूछता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से महान स्नानागार या ग्रेट बाथ का साक्ष्य मिला है, तो यह मोहनजोदड़ो है। पूछता है मोहनजोदड़ो कहाँ पे स्थित है, तो यह आज के पाकिस्तान के सिंधु प्रांत में स्थित है। किस नदी के तट पर, तो सिंधु नदी के तट पर। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया। ये तालाब कैसे बना है, ईंटों से बना है, प्लास्टर से इसकी जुड़ाई की गई है। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल लगाया गया है। पानी का रिसाव न हो इसके लिए प्लास्टर के ऊपर क्या लगाया गया है, चारकोल लगाया गया है। अब इधर देखेंगे कि चारकोल की परत चढ़ाई गई है कि पानी का रिसाव नहीं हो। इस सरोवर में दो तरफ से उतरने की सीढ़ियां बनाई गई हैं और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। अब देखें कि ये तालाब के चारों तरफ जो है भवन बने हुए हैं, बीच में तालाब है। इस तालाब में उतरने के लिए दोनों तरफ से सीढ़ियां बनी हुई हैं। ठीक है, इसमें पानी का रिसाव न हो सके इसके लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल लगा दिया गया है। जरूरत पड़ने पर इसमें पानी भरते हैं कुएं से, पुनः उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद यह विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते होंगे। अब हम अंदाज करते हैं कि शायद इस स्थल पे उस काल के विशेष नागरिक स्नान करने के लिए आते होंगे। अब इसके विषय में थोड़ा आगे अब अगले टॉपिक में देखते हैं कि कालीबंगा और लोथल जैसे नगरों में अग्निकुंड मिले हैं। क्या मिले हैं, अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं प्रीलिम्स में बार बार। अग्निकुंड के साक्ष्य किस स्थलों से, तो कालीबंगा और लोथल से। कालीबंगा कहाँ है, तो यह राजस्थान में है। कहाँ है, और लोथल कहाँ है, गुजरात में। ठीक है, यज्ञ अग्निकुंड मिले हैं जहाँ संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। अनुमान लगाया जाता है कि आज के यज्ञ कुंड जैसे होते थे, इसी तरह के यहाँ से कुंड मिले हैं। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं, यानी अन्न भंडारण के लिए कुछ घर भी मिले हैं। जैसे कहाँ से, हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से और लोथल से अन्न भंडारण के लिए बनाए गए घर भी प्राप्त होते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के काल के। अब देखेंगे यह है
मोहनजोदड़ो का बृहद स्नानागार। आप देख रहे हैं कि कैसे इसको चारों तरफ से ईंटों से इसका निर्माण किया गया है। इसके दोनों तरफ, ये एक इस तरफ और एक इस तरफ से, इस तालाब में उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई हैं, ठीक है। और पूरी यह प्लास्टर ऑफ पेरिस से बना है। चारकोल का परत लगाया गया है जिससे पानी का रिसाव नहीं हो। चारों तरफ इसके भवन का निर्माण किया गया है। यही है महान स्नानागार। कहाँ है? मोहनजोदड़ो में। शायद यह वीआईपी लोगों के लिए स्नान का, विशेष अवसरों पर स्नान करने के लिए इस स्नान गृह का निर्माण किया गया था। अब देखेंगे कि कुछ इस मानचित्र में हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि कुछ जो नगर हैं वो कहाँ पे हैं। इसकी आकृति को देखकर इसे समझने का प्रयास करें। देखें कि अभी तक जो आपने पढ़ा कि जो है मोहनजोदड़ो, यह सिंधु नदी पर है। यह है सिंधु नदी। ये सिंधु नदी के विषय में आप जानते ही हैं कि यह भारत के बाहर इसका उद्गम स्थान है। ये कैलाश पर्वत के मानसरोवर झील से निकलती है। कहाँ से? कैलाश पर्वत के मानसरोवर झील से ये नदी निकल रही है और ऐसे निकलते हुए ये अरब सागर में जाकर गिरती है। इसकी एक सहायक नदी है झेलम नदी। इसका उद्गम स्थान जो है ये जम्मू कश्मीर में है और ये शेषनाग झील से निकलती है। शेषनाग बैरीनाग झील से इसका उद्गम स्थान है। झेलम के बाद चिनाब नदी है जो कि सहायक नदी है किसकी? झेलम नदी की। चिनाब के बाद रावी नदी है। रावी के बाद ब्यास, सतलज, ये सभी नदियां जो है सिंधु नदी की सहायक नदी हैं। अब देखें कि इन्हीं प्रदेशों में जो है, आपको याद होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता डेवलप हुई थी। ये एक शहर है हड़प्पा। याद है कि सिंधु घाटी का खुदाई में प्राप्त पहला स्थल हड़प्पा था और यह हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित है। एक स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का राखी गढ़ी। ये राखी गढ़ी आज हरियाणा में स्थित है। एक स्थल है ये कालीबंगा, और कालीबंगा आज जो है यह कहाँ पे है? तो ये राजस्थान में है, गावेरी वाला, ठीक है। एक ये भी जो है सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। अब ये है चनहोदड़ो, यह भी जो है ये है मोहनजोदड़ो। अब ये मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में स्थित है। यहीं से ग्रेट बाथ माने बृहद स्नानागार का साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुआ है। ये सिंधु नदी के तट पे स्थित है और आज के पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। यह है चनहोदड़ो। यह भी आज के पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है और यह सिंधु नदी के तट पर स्थित है। ये सभी स्थलों को आप लोगों ने देखा। अब इधर ध्यान दें कुछ और अन्य स्थलों को भी। अब देखेंगे कि जैसे सिंधु घाटी का यह स्थल सुरकोतदा है। यह जो है पाकिस्तान में है और यह सुरकोतदा जो है ये तटीय स्थल है, बंदरगाह शहर भी है। इसके बाद धौलावीरा और सुरकोतदा, ये दोनों स्थल आज के भारतीय गुजरात में स्थित हैं। धौलावीरा, सुरकोतदा और एक स्थल है यहाँ लोथल। आपने देखा ये स्थल है लोथल। तो गुजरात के तीनों स्थल हैं, इनका नाम, एक का नाम धौलावीरा, सुरकोतदा और लोथल। बिल्कुल मैप पर ध्यान देंगे कि धौलावीरा कहाँ है, सुरकोतदा कहाँ है, लोथल कहाँ है, चनहोदड़ो कहाँ है, सुरकोतदा कहाँ, मोहनजोदड़ो, गावेरी वाला, ये सभी स्थलों को आप याद करने का प्रयास करेंगे। ये है अरब सागर का तट। तो इस मैप में से के माध्यम से मुझे विश्वास है कि आप लोगों ने इन सिंधु नदी, झेलम को, चिनाब को, रावी, सतलज और ब्यास को समझ लिया होगा। आपने देखा कि मोहनजोदड़ो कहाँ पे है, सुरकोतदा कहाँ पे है, चनहोदड़ो कहाँ पे है, धौलावीरा और सुरकोतदा, लोथल कहाँ पे हैं। और ये सभी शहर जो हैं आरंभिक नगर के साक्ष्य बतला देते हैं। इन सभी जगहों से आरंभिक नगरों के साक्ष्य प्राप्त होती हैं। अब आगे चलते हैं हम। यह स्नानागार का जो है चित्र भी आप लोगों ने देखा। भवन, नाले और सड़कें। अभी इस
इस टॉपिक के तहत हम पढ़ेंगे कि सिंधु घाटी के लोग किस तरह के भवनों का निर्माण करते थे, उनके भवनों में निर्माण की कौन कौन सी वस्तुओं का प्रयोग होता था, और नाले कैसे थे, सफाई की व्यवस्था कैसी थी, इन सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। हड़प्पा के नगर ईंट की चिनाई, हड़प्पा के नगरों में ईंट की चिनाई हुई थी। इन नगरों के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिल होते थे। कैसे होते थे? 1 मंजिल या 2 मंजिल इमारतें यहाँ बनी होती थीं। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। एक आंगन होता था और उसके चारों ओर कमरे बने होते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नानागार होता था। ज़्यादातर घर ऐसे होते थे जिसमें अलग से स्नानागार होता था। कुछ घरों में कुएं, जो भी वीआईपी घर होते होंगे शायद वो कुआं, अपना कुआं रखते होंगे। कई नगरों में ढके हुए नाले, नाले कैसे मिले हैं? ढके हुए। ऐसे लगता है ढकने से कि सफाई की पर, स्वच्छता पर इन लोगों का काफ़ी ध्यान था। इनमें सावधानी से सीधे इन्हें सावधानी से सीधे लाइन में बनाया जाता था। हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ा जाता था। घर की नालियाँ किससे जुड़ती थीं? सड़क की नालियों से जोड़ा जाता था, जो बाद में बड़े नालों में मिल जाती थी। नालों के ढके होने के कारण इनमें जगह जगह पर मेन होल बनाए गए थे, जिससे कि आसानी से इन नालों की सफाई की जा सके। इनके जरिए इनको देखभाल, सफाई की जाए। घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से हुआ था। इन सब का निर्माण एक योजनाबद्ध तरीके से हुआ था। अब इधर देखिए नगरीय जीवन कैसा था। अभी इस टॉपिक के तहत हम देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का जो नगरीय जीवन था यह किस तरह से था। क्लियर? अब देखें, हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती होगी। यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। ये संभवतः यहाँ के शासक थे। यह भी संभव है कि ये शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीज़ें मंगवाते थे। शायद शासक लोग खूबसूरत मनकों तथा सोने चांदी से बने आभूषण जैसी कीमती चीज़ों को अपने पास रखते होंगे। इन नगरों में लिपिक भी होते थे जो मुहरों पर तो लिखते ही थे और शायद उन चीज़ों पर भी लिखते होंगे जो बच नहीं पाई हैं। कहा जाता है कि इस नगर में कुछ लिपिक होंगे जो लिखने की कला जानते होंगे और अलग अलग तरह के लेख लिखते होंगे। बहुत सारी वस्तुओं कुछ पर ये अपनी भाषा में कुछ लिखते होंगे जिससे उसकी सुंदरता काफ़ी बढ़ जाए। बहुत सारी लिपियों द्वारा लिखे गए लेख प्राप्त हुए हैं। कुछ ऐसे भी लेख होंगे जो आज हमें प्राप्त नहीं हो पाती हैं। अब यहाँ देखेंगे, इसके अलावा नगरों में शिल्पकार स्त्री पुरुष होते होंगे। अब इसका प्रमाण तो नहीं है कि शिल्पकार स्त्री था कि पुरुष, लेकिन अनुमान लगाते हैं कि स्त्री और पुरुष दोनों रहते थे जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीज़ें बनाते होंगे। लोग लंबी यात्रा भी करते थे और वहाँ से उपयोगी वस्तुएं लाते थे और साथ ही लाते थे सुदूर देशों की किस्से कहानियाँ। लोग जाते होंगे, वहाँ से वस्तुएं लाते होंगे, वहाँ की किस्से कहानियाँ लाते होंगे। मिट्टी से बने कई खिलौने भी मिले हैं जिससे बच्चे खेलते होंगे। अब देखें कि इसमें ये भी देखे हैं कि यहाँ से क्या प्राप्त हो रहा है कि मिट्टी के कुछ खिलौने भी प्राप्त हो रहे हैं जिससे ऐसा लगता है कि ये बच्चों को खेलने के लिए बनाए गए होंगे। अब देखिए, सबसे ऊपर मोहनजोदड़ो की एक सड़क और उसमें बने, अब देखेंगे कि सबसे पहले मोहनजोदड़ो की एक सड़क और उसमें बना नाला, ऊपर एक कुआं, ठीक है, और नीचे हड़प्पा की मुहर, ठीक है। ये ध्यान से देखें, ये जो है ये सड़क, नाले और ये कुआं है जो इस काल में बनाया गया था। तो इस कुएं की आकृति है और
ये कुआं है, मोहनजोदड़ो का ये कुआं है, सड़कें हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि सबसे नाला ऊपर बाईं ओर नीचे हड़प्पा की मुहरें हैं। ये देखिए, ये मुहरें हैं, ठीक है। चिन्ह इस पर देखिए, ये एक सिंगी जो है सांड का चित्र बना हुआ है। इसके साथ ही देखेंगे इस मुहर के ऊपर से चिन्ह एक खास लिपि है। एक लिपि भी आप देख रहे हैं, देखेंगे इधर कि ये हड़प्पा सभ्यता की एक मुहर है। इस मुहर पर एक लिपि में लेख भी लिखा हुआ है ऊपर। ये हड़प्पा सभ्यता की लिपि है। ये सांड है, एक सिंगी सांड है, ठीक है। ये यही मुहर है। अब यहाँ देखेंगे कि उपमहाद्वीप में पाए गए लेख एवं प्राचीनतम उदाहरण है। विद्वानों ने इसे पढ़ने की कोशिश की है, लेकिन अभी तक यह पता नहीं चल पाया कि इसका अर्थ क्या है। दाईं और नीचे पक्की मिट्टी के खिलौने हैं। अब देखिए, ये सब पक्की मिट्टी के बने हुए खिलौने हैं जो जिससे बच्चे खेलते होंगे। अब आपने देखा कि ये लिपि है, ये अभी तक पढ़ी नहीं गई है, ये मुहर पर लिखी गई है। ये इस मुहर पर एक पशु की आकृति बनी हुई है जो एक श्रृंगी बैल है। क्लियर हुआ। अब आगे चलेंगे तो देखें नगर और नगर के शिल्प। अब नगर कैसे थे और उसमें किस तरह का शिल्प व्यवसाय हुआ करता था, ये देखें। आओ अब तुम ऐसी चीज़ों के बारे में अध्ययन करें जो हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुए हैं। पुरातत्वविदों को जो चीज़ें वहां मिली उनमें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने, चांदी जैसे धातुओं से बनाई गई थी। तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने, बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं में मन के बाट और फलक हैं। अब देखेंगे इधर कि पत्थर के बाट, देखिए ये पत्थर का बाट है। यह पत्थर का बाट है। ऊपर पत्थर के बाट को देखिए कितने ध्यान से और उपयुक्त तरीके से इन बाटों को बनाया गया है। इन्हें चट पत्थर किसके बने हैं? चट पत्थर से बनाया गया था। इन्हें शायद बहुमूल्य पत्थर और धातुओं को तौलने के लिए बनाया गया है। मध्य में बाएं मन के इनमें से कई कार्ली कार्लिनियन पत्थर से बनाए गए थे। पत्थरों को काट और तराश कर मनके बनाए गए। इनके बीच छेद किए गए थे ताकि धागा डालकर माला बनाया जाए। मध्य में दाएं पत्थर के धारदार फलक, नीचे दाएं कढ़ाई वस्त्र। एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ति जो मोहनजोदड़ो से मिली थी, इनमें उसे कढ़ाई वस्त्र पहने दिखाया गया है। अब देखें कि एक मोहनजोदड़ो से एक मूर्ति प्राप्त हुई है। इस मूर्ति को ध्यान से देखें कि यह मूर्ति जो है अब आज हम यहीं तक इस क्लास को रहने देते हैं। अगली क्लास में अध्याय 3 को कंटिन्यू करेंगे और दूसरी क्लास में इस पूरी अध्याय को हम पूरा करेंगे और इसके बाद से इसके से संबंधित कुछ प्रश्नों के उत्तर भी देने का प्रयास करेंगे और इसके एक बार सारांश भी पढ़ने का प्रयास करेंगे। दैट्स ऑल। थैंक यू। धन्यवाद। हम पढ़ेंगे नगर और नए शिल्प, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों में किस किस तरह की शिल्प कला विकसित थी और उस समय के लोग किस तरह से की वस्तुओं का प्रयोग करते थे, किस तरह से शिल्पों का प्रयोग करते थे। अब देखें ये एक अभी जो दिख रहा है ये पत्थर का बना हुआ बाट है, बटखरा है और पत्थर के
बाट देखो कितने ध्यान से और उपयुक्त तरीके से इन बाटों को बनाया गया है। इन्हें चर्ट पत्थर से, कौन सा पत्थर है यह याद रखेंगे कि किस पत्थर का प्रयोग ये ज़्यादातर कर रहे हैं, तो ये चर्ट नामक पत्थर का प्रयोग ये कर रहे हैं, बनाया गया है। अब इन्हें शायद बहुमूल्य पत्थर और धातुओं के को तौलने के लिए बनाया गया होगा। मध्य में बाएं मन के इनमें से कई कार्नेलियन, किस पत्थर के मन के बनते थे, कार्नेलियन पत्थर से बनाए गए थे। पत्थरों को काट और तराश कर मन के बनाए गए। इनके बीच छेद किए गए थे ताकि धागा डालकर माला बनाया जाए। मनका जो है, गुड़िया को मनका कहते हैं, और यह बिल्कुल धागे में इसको पिरोया जा सके, इसका माला बनाया जा सके, इसको ध्यान में रखते हुए इसमें किसी जो है यंत्र से, किसी टूल से छेद किया गया है जिससे कि इसमें धागा पिरोया जा सके। मध्य में दाएं पत्थर के धारदार फलक, नीचे दाएं कढ़ाईदार वस्त्र, एक महत्वपूर्ण व्यक्ति पत्थर से बनी मूर्ति जो मोहनजोदड़ो से मिली है। अब देखेंगे ये जो मूर्ति आप देख रहे हैं, यह मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिली है। यह पत्थर की बनी हुई मूर्ति है। इसे सन्यासी मूर्ति के नाम से भी जानते हैं। तो एक तो आपके प्रीलिम्स के लिए, ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों के लिए एक प्रश्न बनता है यहाँ से कि पत्थर की बनी हुई या पाषाण की बनी हुई जो है सन्यासी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त होती है। ये मूर्ति प्राप्त होती है मोहनजोदड़ो शहर से। अब पता ही है सिंधु घाटी सभ्यता का यह मोहनजोदड़ो शहर जो है पाकिस्तान के सिंधु प्रांत में जो है सिंधु नदी के तट पे स्थित है। अब देखें यह पत्थर की, अब साथ ही साथ यह भी देखेंगे कि यह इस मूर्ति पे ये शॉल दिखाया गया है। ये देख रहे हैं, ये कढ़ाई, इस शॉल की कढ़ाई है, ठीक है। तो यह मूर्ति एक शॉल ओढ़ी हुई है जो कढ़ाईदार शॉल है। तो इसका मतलब कि इस समय के लोग ज़्यादातर कढ़ाईदार वस्त्र पहनते होंगे, कढ़ाईदार शॉल का प्रयोग करते होंगे, और इससे संबंधित एक व्यवस्थित बुनकर व्यवसाय होगा, इसका अंदाज हम लगा सकते हैं। और ये बुनकर कढ़ाई करने, फूल पत्ते, इन वस्त्रों पर फूल पत्तियों बनाने में काफ़ी कुशल होते होंगे, निपुण होते होंगे, जो इस पत्थर की मूर्ति के माध्यम से हम जानते हैं। अब देखें यहाँ पे कि नगर और शिल्प, इस काल में नगर और शिल्प किस तरह के थे, इसे थोड़ा समझने का प्रयास करें। कहता है कि आओ अब कुछ ऐसे चीज़ों के बारे में अध्ययन करें जो हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुई हैं। पुरातत्वविदों को जो चीज़ें वहाँ मिली हैं उनमें अधिकतम पत्थर, शंख, तांबे की जो चीज़ें मिली हैं वो किस चीज़ की हैं, पत्थर की हैं, ठीक है, पत्थर की हैं, शंख की हैं, तांबे की हैं, कांसे की हैं, सोने की हैं, चांदी की हैं, जैसे धातुओं से बनाई गई थी। तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने, बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। अब नगर में जो शिल्प था किस तरह का था कि जो शिल्पकार थे वो शंख की वस्तुएं बनाते थे, तांबे की बनाते थे, कांसे के बनाते थे, सोना चांदी की वस्तुएं बनाते थे, तांबे की वस्तुएं बनाते थे। कांसे से औजार, हथियार, गहने, बर्तन बनाए जाते थे। सोने चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं में मन के सबसे जो आकर्षक, जो काफ़ी उत्कृष्ट कला का प्रदर्शन करती हैं, मन का बाट, फलक, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मुहरें बनाते हैं। आप जान ही रहे हैं कि ये पत्थर की मुहरें बनाते हैं। इन आयताकार, ये मुहरें कैसी थी, आयताकार थी। मुहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते हैं। किसके चित्र मिलते हैं मुहरों पर, तो जानवरों के चित्र अधिकतम हैं। सामान्यतः ज़्यादातर जानवरों के
चित्र हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। किस तरह के बर्तन यूज करते हैं? लाल। और उस पर डिजाइन किससे किया गया है? तो काले से। यदि आपसे कहे कि सिंधु घाटी सभ्यता के नगर और नए शिल्पों की चर्चा करें तो कैसे, यही सारी बातें आपको लिख देनी है कि सिंधु घाटी सभ्यता यहाँ से शुरू करते हैं कि हड़प्पा के नगर से प्राप्त पुरातत्वविदों को जो चीज़ें मिली हैं उनमें अधिकतम पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसे धातुओं के बने हुए हैं। तांबे और कांसे के से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी के गहने और बर्तन बनाए जाते थे। यही यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं में मनका है, बाट बटखरे है, फलक है। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मुहरें बनाते थे। ये मुहरें आयताकार कैसे होती थी? आयताकार होती थी। इन लोगों ने बर्तनों को काफ़ी खूबसूरत बर्तन भी बनाए हैं। ये बर्तन जो है लाल रंग, इस पर जो लाल मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे और इस पर डिजाइन जो बनती थी वह काले रंग से इस पर डिजाइन बनता था। अब देखेंगे, आगे पढ़ें कि तुमने जिन गांवों के बारे में पढ़ा वह भी धातु का उपयोग क्या वहाँ भी धातु का उपयोग होता था? आपने पिछली क्लासों में कुछ गांव पढ़े थे, याद है, जिसमें आपने देखा था कि संभवतः लगभग 700 साल पहले, आज से लगभग 700 साल पहले की बात है कि मेहरगढ़, कहाँ पे? मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी, याद है। यह मेहरगढ़ पिछली क्लासों में हम लोगों ने देखा था कि मेहरगढ़ किरथर और सुलेमान की पहाड़ी एरिया में है। और इस मेहरगढ़ में एक नदी भी बहा करती थी, सोहन नदी, जिसे हमने पढ़ा था। और यह भी हम जानते हैं कि मेहरगढ़ आज पाकिस्तान के जो है बलूचिस्तान प्रांत में है। और प्राचीन काल में आरंभिक मनुष्य ने सबसे पहले कृषि की शुरुआत शायद मेहरगढ़ से ही की होगी। मेहरगढ़ से जो कृषि का साक्ष्य मिलता है वह आज से लगभग 7000 साल पहले का साक्ष्य प्राप्त होता है। मेहरगढ़ के लोगों ने कपास का उत्पादन किया था। किसका? कपास का। और कपास मोहनजोदड़ो से कपास के टुकड़े के अवशेष, चांदी के एक फूलदार के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। पक्की मिट्टी तथा फेयंस से बनी तकलियाँ सूत कताई का संकेत देती हैं। ये तकलियाँ जो सूत काटने के लिए होता है। अब आगे देखेंगे कि ये फेयंस क्या है। अब देखें कि इनमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया था। जो वस्तुएं हम देखते हैं उनके सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों द्वारा प्रयोग में लाई हुई वस्तुएं जो देखते हैं, देखने से ऐसा लगता है कि इन वस्तुओं का निर्माण कोई विशेषज्ञ करता होगा। उन्हें कहते हैं विशेषज्ञ, उसे कहते हैं जो किसी, अब विशेषज्ञ किसे कहते हैं थोड़ा समझें। विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो किसी खास चीज़ को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है, जैसे पत्थर तराशना, मनके चमकाना या फिर मोहरों पर पिचकारी करना आदि। पृष्ठ 28 पर चित्र देखो कि मूर्ति का चेहरा कितने आकर्षक ढंग से बनाया गया है और उसकी दाढ़ी कितनी अच्छी तरह से दर्शाई गई है। यह किसी विशेषज्ञ मूर्तिकार का ही काम हो सकता है। आपने देखा, जैसे कि हम लोगों ने मोहनजोदड़ो में सन्यासी की मूर्ति देखी थी और देखा था कि कैसे सन्यासी की मूर्ति की दाढ़ी कैसे बनी हुई है। ये कि कोई विशेषज्ञ जो मूर्ति बनाने का विशेषज्ञ होगा वो वही इतनी बारीकी से इस मूर्ति का निर्माण किया होगा कि उसकी दाढ़ी कैसी है, कैसे चद्दर लगाया हुआ है, उस चद्दर पर फूल पत्तियाँ कैसी हैं। तो ये किसी बारीक या कुशल या ट्रेंड कह सकते हैं चित्रकार ने ही ये कार्य किया होगा। हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता था। हमें यह पता नहीं है कि क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसे काम में प्रशिक्षण हासिल करते थे या फिर केवल महिलाएं ही इस कार्य में प्रशिक्षण हासिल करती थीं। अब देखें फ्रेयंस क्या है। पत्थर और शंख
प्राकृतिक तौर पर, जैसे पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं, लेकिन फ्रेंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। बालू या स्फटिक, किससे? फ्रेंस को कैसे बनाते हैं? बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर, क्या कहते हैं? बालू और स्फटिक पत्थर के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती थी। इसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इस चिकनी परत के रंग प्रायः नीले या हल्के समुद्री हरे होते थे। फेयंस से मन के चूड़ियाँ, बाले, छोटे बर्तन आदि बनाए जाते थे। तो बात समझ गए फेंस कैसे बनाया जाता था? तो बालू और उसमें स्फटिक पत्थर के चूर्ण मिलाकर गोंद से फेंस का निर्माण करते थे। अब देखिए कच्चे माल की खोज ने, यानी कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे, उन लोगों ने कच्चे माल की खोज कैसे की और कहाँ कहाँ से ये कच्चे माल प्राप्त करते थे, इनके लिए कच्चा माल क्या होता था, ये समझें। कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं। कैसे? कच्चा माल किसे कहते हैं? कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं, जैसे लकड़ी या धातु के अयस्क प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल हैं। लकड़ी, धातु के अयस्क, ये प्रकृति हमें दे रखा है, तो यह प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल हैं। इनसे फिर कई तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं। मिसाल के तौर पर किसानों द्वारा पैदा किए गए कपास को कच्चा माल कहते हैं, याद होगा। और कपास की खेती सबसे पहले भारतीय उपमहाद्वीप में कहाँ हुई थी? तो मेहरगढ़ से। अब मेहरगढ़ कहाँ है? तो आज पाकिस्तान बलूचिस्तान में है। और मेहरगढ़ के ही लोगों ने भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहली बार कृषि करना शुरू किया था। इसके बाद अब आगे देखें, जिसे बाद में कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार करते हैं। हड़प्पा के लोगों को कई चीज़ें वहाँ मिलती थीं, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थर जैसे पदार्थों को दूर दूर से मंगवाते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग थे जिन्हें कई सारे कच्चे माल उनकी आवश्यकता के अनुसार वहीं पे मिल जाते थे, लेकिन बहुत सारे कच्चे मालों की अपनी ज़रूरत के अनुसार वो बाहर से भी मंगाते थे। जैसे आपने देखा सोना, चांदी, तांबा, इन चीज़ों को बाहर से भी मंगाया। अब यहाँ देखने का प्रयास करेंगे कि हम देखते हैं कि हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के कहाँ से करते थे? हड़प्पा के लोग तांबे का आयात राजस्थान, कहाँ से? राजस्थान से करते थे। राजस्थान में एक खेतड़ी की खान है जो आज भी वहाँ से तांबा हम प्राप्त करते हैं। और प्राचीन काल से राजस्थान की इस खेतड़ी की खान से मानव तांबा प्राप्त करता रहा है। अब देखेंगे यहाँ की राजस्थान से करते थे। क्या तांबे कहाँ से प्राप्त करते थे हड़प्पा वाले? तो करते थे। यहाँ तक कि पश्चिमी एशिया के देश ओमान, अब देखिए ओमान से भी तांबा प्राप्त होता था। कहाँ कहाँ से तांबा ये प्राप्त कर लिए? राजस्थान के खेतड़ी से। और पश्चिमी एशियाई देश ओमान से भी हड़प्पा वाले जो है तांबा प्राप्त करते हैं। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ, अब कांसा कैसे बनाते हैं ये? तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टीन, तांबा में टीन को मिलाकर सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कांसा बनाना सीख गए थे। और इस सभ्यता को, सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि कांसा इस काल की विशेषता है। टीन का आयात आधुनिक ईरान, अब देखिए टीन कहाँ से लाते थे ये? आधुनिक ईरान से। बहुत बार प्रश्न पूछते रहते हैं प्रीलिम्स के एग्जामों में कि हड़प्पा, या यदि आपसे पूछे कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों
लोग कच्चे माल की प्राप्ति कहाँ कहाँ से करते थे, इस पर एक नोट से लिखें। तो आप लिख सकते हैं कि ज़्यादातर कच्चे माल भारत से प्राप्त होते थे, जैसे कपास, ठीक है, तांबा, जैसे खेतड़ी के खानों से कपास मेहरगढ़ और कुछ क्षेत्रों में उत्पादित होते थे, लकड़ियाँ, बहुमूल्य वस्तुएं, ठीक है, पदार्थ, शंख आदि कुछ भारत से प्राप्त होते थे। कुछ जैसे टीन का आयात हम ओमान से, पश्चिमी एशिया ओमान से करते थे, सॉरी, तांबे का आयात हम पश्चिमी एशिया ओमान से करते थे। उसी तरह से हम टीन का जो आयात है यह आज ईरान से करते थे, अफगानिस्तान से करते थे। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थर आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से करते थे। तो आप समझ गए हैं कि हड़प्पा के लोग, अगर आपसे पूछे तांबा कहाँ कहाँ से प्राप्त करते थे, तो राजस्थान की खेतड़ी की खान से, पश्चिमी एशियाई देश ओमान से, ठीक है। उसके बाद से हम देखते हैं कि कांसा का निर्माण तांबा और टीन मिलाकर करते थे। तो टीन कहाँ से प्राप्त करते थे, तो आधुनिक ईरान से, अफगानिस्तान से टीन का आयात करते थे। इसी तरह से सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक से और बहुमूल्य पत्थरों का आयात गुजरात और ईरान से किया करते थे। ये गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान, इन तीनों जगहों से बहुमूल्य पत्थरों का आयात सिंधु घाटी के लोग किया करते थे। अब आगे देखें कि नगरों में रहने वालों के लिए भोजन कैसे प्राप्त होता था। तो अब हम देखेंगे कि जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे, ये अपने भोजन का इंतजाम कैसे करते थे, इन लोगों को भोजन कैसे प्राप्त होता था। तो आए अब समझते हैं कि नगर में रहने वाले लोगों का भोजन, लोग नगरों के अलावा गांवों में भी रहते थे। यानी कि हड़प्पा काल में लोग नगर में तो रहते ही थे, लेकिन कुछ लोग गांव में भी रहते, वो अनाज उगाते थे। जो गांव में लोग रहते थे वो अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे। किसान और चरवाहे ही शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारों को खाने के सामान देते थे। अब ये जो किसान हैं, जो चरवाहे हैं, जो पशुपालक हैं, यही शहरों में रहने वाले लोगों के लिए, शासकों के लिए, लेखकों के लिए, दस्तकारों के लिए, शिल्पकारों के लिए भोजन का प्रबंध करते थे। पौधों के अवशेषों से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दाल, मटर, धान, तिल, सरसों उगाते थे। ये क्लियर हुआ कि इनके भोजन का कार्य कैसे चलता था। तो जो पशुपालक, जो किसान गांवों में रहते थे, वो गेहूं, जौ, दाल, मटर, धान, तिलहन और सरसों का उगाते थे, जिससे कि नगरों में रहने वाले लोगों का भी भोजन का कार्य संभव इन्हीं उत्पादों से चलता था। अब देखें जमीन, अब ये किसान जो थे, अब ये भी ध्यान देंगे कि ये किसान कृषि कैसे करते हैं। तो जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी। हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए हैं, लेकिन ये प्रायः लकड़ी से बनाए जाते थे। हड़प्पा काल में जो हल है वो कैसे बनता था, तो लकड़ी का बनता था, लेकिन हल के आकार के खिलौने मिले हैं। अब देखें हल तो नहीं मिला, क्योंकि लकड़ी का बना था इसलिए खत्म हो गया। धातु का बना होता तो मिलता, लेकिन लकड़ी था इसलिए गल गया, सड़ गया। तो लंबे समय के बाद हल के तो प्रमाण नहीं मिले हैं, लेकिन इस खिलौनों में, मिट्टी के जो खिलौने बने हैं, अक्सर हड़प्पा का एक स्थल है बनावली से हमें खिलौनानुमा हल प्राप्त हुआ है। इससे ज्ञात होता है कि उस काल के लोग इसी तरह के हल का निर्माण करते होंगे, और शायद वो हल लकड़ी के बने होते होंगे, इसीलिए वो उनका अवशेष आज तक नहीं बच पाया है। यदि धातुओं में बने होते तो उनका अवशेष प्राप्त होता। तो हल के अवशेष तो प्राप्त नहीं हुए हैं, लेकिन खिलौनों से प्राप्त जो हल की आकृति है, इससे स्पष्ट होता है कि इस काल के लोग कृषि के लिए हल का प्रयोग करते होंगे। इस क्षेत्र में बारिश कम होती है, इसीलिए सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ तरीके अपनाए होंगे। संभवतः पानी का संचय किया जाता होगा और ज़रूरत पड़ने पर उसे फसलों की सिंचाई की जाती होगी। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़, बकरी पालते थे। बस्तियों के आसपास तालाब और
चारागाह होते थे, लेकिन सूखे महीनों में मवेशियों को के झुंडों को चारा पानी की तलाश में दूर दूर तक जाना पड़ता होगा। अब आगे देखें, ले जाया जाता था। वे बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे, मछलियां पकड़ते थे और हिरण जैसे जानवरों का शिकार करते थे। अब हमने देखा कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे, यानी जो प्रारंभिक नगरों में बसे लोग थे, उनके भोजन, वो अपने भोजन में किन किन चीज़ों का प्रयोग करते थे। और अब देखें, गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण। अब एक भारत में के गुजरात राज्य में कुछ हड़प्पाई स्थल हैं जिनका हम सूक्ष्म निरीक्षण करके आपको समझा रहे हैं। कच्छ के इलाके में, ये कच्छ का इलाका, कच्छ के रन वाले क्षेत्र में इलाके में खदीर बेत के किनारे, किसके किनारे? खदीर बेत के किनारे धौलावीरा नगर बसा था। वहाँ साफ पानी मिलता था और ज़मीन उपजाऊ थी। धौलावीरा कहाँ पे है? आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं तो गुजरात में है। और ये इस नगर में पानी का उत्तम प्रबंध था, साफ पानी मिलता था, ज़मीन उपजाऊ थी। जहाँ हड़प्पा सभ्यता के कई नगर दो भागों में विभक्त थे। अब देखें यहाँ पे कि जब ऊपर हम पढ़ रहे थे तो हमने देखा कि हड़प्पा सभ्यता के जो नगर की बसावट थी, तो ये नगर दो हिस्सों में बटे थे, पश्चिमी हिस्सा और पूर्वी हिस्सा। पश्चिमी हिस्से को जो है ऊंचा दुर्ग किला कहते थे, शहर कहते थे, और निचले हिस्से को निचला नगर या सामान्य नगर के नाम से जानते थे। तो लेकिन ये जो धौलावीरा शहर है, इसकी विशेषता कुछ अलग है। धौलावीरा नगर को 3 भागों में बटा था। कितने भागों में बटा है? 3 भागों में बटा है। बिल्कुल ध्यान देंगे, इससे बार बार एग्जामों में प्रश्न पूछे जाते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का वह कौन सा स्थल है जो कि 3 हिस्सों में बटा हुआ था। तो धौलावीरा जो शहर है यह 3 हिस्सों में बटा हुआ था। इसके हर हिस्से को चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवार बनी थी, यानी तीनों हिस्सों को ऊंची ऊंची दीवार बनाकर, चरदीवारी बनाकर घेर दिया गया था थी। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे, यानी तीनों शहरों में प्रवेश करने के लिए प्रवेश द्वार थे। इन नगर में एक खुला मैदान भी था। इस नगर में एक खुला मैदान भी था जहां सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। यहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि। अब देखें, यहाँ से हड़प्पा कालीन सबसे बड़ी पंक्तियों वाली लिपि मिली है। बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खुदा पाया गया है। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था। यह एक अनोखा अवशेष है। अब यहाँ से एक ऐसा भी अभिलेख प्राप्त हुआ, लंबी पट्टिका पर लिखा हुआ है, जो कि एक लकड़ी के फ्रेम में जो है जिसे रखा गया है। ऐसे लगता है कि यह नेम प्लेट है। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था। यह एक अनोखा अवशेष है क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मुहर जैसी छोटी छोटी वस्तुओं पर पाए। अभी तक जितने अभिलेख ज़्यादातर मिले वो मुहरों पर मिलते थे, छोटे छोटे अभिलेख होते थे। लेकिन हड़प्पा के गुजरात शहर से जो अवशेष मिला धौलावीरा से, यह जो लेख, यह एक बड़ी सी पट्टिका पर लिखा हुआ था और इसे काठ के फ्रेम में लगा दिया गया था। गुजरात की खंभात की खाड़ी। अब देखें, गुजरात की एक धौलावीरा गुजरात के किस क्षेत्र में है? तो कच्छ के रन में है, कच्छ क्षेत्र में है। अब देखिए अगला शहर देखेंगे, गुजरात की खंभात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी। अब गुजरात में खंभात की खाड़ी में साबरमती नदी की एक उपनदी सहायक नदी के किनारे लोथल शहर बसा है। लोथल नगर ऐसे स्थान पर बसा है जहां कीमती पत्थर जैसे कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। यह पत्थर शंख धातुओं से बनाई गई चीज़ों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। लोथल किन चीज़ों का? पत्थरों से, शंख से बनाई गई चीज़ों का और धातुओं से बनाई गई चीज़ों का एक महत्वपूर्ण केंद्र हुआ करता था। इस नगर में एक भंडार गृह था। ठीक है, इस नगर में एक भंडार गृह भी था। इस भंडार गृह से कई मुहरे और
मुद्रांकन या मुहरबंदी मिली। गीली मिट्टी पर दबाने से बनी इसकी छाप मिली है। अब यहाँ तक आपने समझा कि लोथल की क्या स्थिति थी। अब देखें लोथल के विषय में कुछ और जानें कि यहाँ पर एक इमारत मिली है जहाँ संभवतः मनके बनाने का काम होता था। पत्थर के टुकड़े अध बने मनके बनाने वाले उपकरण तैयार मनके भी यहाँ से मिले हैं। अब देखेंगे थोड़ा सा कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के मुद्रा के विषय में समझें कि ये मुद्रा क्या है। तो मुहरों पर का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों या थैलियों को चिन्हित करने के लिए किया जाता होगा जिन्हें एक जगह से दूसरे जगह भेजा जाता था। थैले को बंद करने के बाद उनके मुहानों पर गीली मिट्टी पोत कर उन पर मुहर लगाई जाती थी। मुहर की छाप को मुहरबंदी कहते हैं। अगर एक छाप टूटी हुई नहीं होती थी तो यह साबित हो जाता कि सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई है। बात समझें कि एक स्थान से दूसरे शहरों में जब व्यापारी अपने सामानों को भेजते तो वह अपने व्यापारी समूह का एक ठप्पा लगा देते, जिससे यह स्पष्ट हो जाता पहुंचने के बाद वह माल कि इस माल के साथ कोई जो है छेड़छाड़ नहीं हुआ है, किसी ने इस माल को छुआ नहीं है। अब आगे देखिए सभ्यता के अंत का रहस्य क्या था। लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया। लेखन, मुहर और बाटों का प्रयोग बंद हो गया। दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफ़ी कम हो गया। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कच्चे, अब देखिए क्या हुआ कि लगभग आज से 3900 साल पहले की स्थिति ये हुई कि अचानक लोगों ने नगरों में रहना छोड़ दिया। मुहर, लेखन, बाट बटकरे का प्रयोग बंद हो गया। दूर दूर से कच्चे माल का आयात कम हो गया। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बसने लगे। जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई। सड़कों पर ही झुग्गीनुमा घर बनाए जाने लगे। यह सब क्यों हुआ कुछ पता नहीं। कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियां सूख गई थी। अन्य का कहना है जंगलों का विनाश हो गया था। इसका कारण ये हो सकता है कि ईंटें पकाने के लिए ईंधन की ज़रूरत पड़ती थी। इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों से चारागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए होंगे। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई, लेकिन इन कारणों से यह स्पष्ट नहीं हो पाता कि सभी नगरों का अंत कैसे हो गया, क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने का असर कुछ ही इलाकों में हुआ होगा। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। जो भी हुआ हो, परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थी। कई लोग पूरब और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियों में जाकर बस गए। इसके लगभग 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ। इसके बारे में तो हम अध्याय 5 और 8 में पढ़ेंगे। क्लियर हुआ। इस अध्याय में हमने प्रारंभिक नगरों के विषय में पढ़ा, प्रारंभिक नगरों के जीवन शैली के विषय में पढ़ा, व्यापार के विषय में पढ़ा, शिल्प के विषय में पढ़ा। उस काल में किस तरह का व्यापार था, किस तरह के शिल्प थे, उस काल के लोग किस तरह के घरों में रहते थे, उनके भोजन का क्या तरीका होता था, किन किन वस्तुओं का वो निर्माण करते थे, किस चीज़ों का आयात करते थे। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने इस अध्याय में पढ़ी। अब देखें, अब अन्यत्र कुछ बातें हैं, इसको देखें कि इस काल में अन्यत्र अलग कहाँ पे क्या हो रहा होगा या क्या हो रहा था, इसके विषय में थोड़ा सा प्रकाश डाला गया है। यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान दें कि अन्यत्र एटलस में मिस्र ढूंढे
कह रहा है कि आप मिस्र को ढूंढें, ठीक है, ढूंढें। नील नदी के आसपास वाले इलाकों को छोड़कर मिस्र का अधिकांश भाग रेगिस्तान है। ये मिस्र आज कहाँ है? तो अफ्रीका महादेश में है। इथोपिया जो है, इजिप्ट, ये इसे मिस्र कहते थे। यहाँ ज़्यादातर मिस्र का ज़्यादातर हिस्सा सहारा रेगिस्तान में पड़ता है, ज़्यादातर सहारा रेगिस्तान से ढका हुआ है। यहाँ पे एक नदी बहती है जिसे नील नदी कहते हैं। लगभग 5000 साल पहले मिस्र में शासन करने वाले राजाओं ने सोना, चांदी, हाथी दांत, लकड़ी और हीरे जवाहरात लाने के लिए अपने सेनाएं दूर दूर तक भेजी। इन्होंने बड़े बड़े मकबरे बनाए जिन्हें पिरामिड कहते हैं, पिरामिड के नाम से जाना जाता है। राजाओं के मरने पर उनके शवों को इन्हीं पिरामिडों में दफनाकर सुरक्षित रखा जाता था। इन शवों को मम्मी कहते थे। मिस्र में इन शवों को क्या कहते थे? मम्मी कहा जाता है। इनके शवों के साथ और भी अनेक चीज़ें दफनाई जाती थीं। इनमें खाद्य, पेय, वस्त्र, गहने, बर्तन, वाद्य यंत्र, हथियार और जानवर शामिल थे। कभी कभी शव के साथ उनके सेवक और सेविकाओं को भी दफना दिया जाता था। दुनिया के इतिहास में शवों को दफनाने की परंपरा को देखते हुए मिस्र में सबसे ज़्यादा धन दौलत खर्च किया जाता था। क्लियर हुआ कि ये अपने राजा महाराजाओं को दफनाने के लिए पिरामिडों का निर्माण करते थे। ये पिरामिड कब जो है थे, उनके कब्र हुआ करते थे। इस कब्रों में उन मनुष्यों के साथ उनके द्वारा उपयोग की गई वस्तुओं को भी डाला जाता था, सेवक सेविकाओं को भी दफनाया जाता था। उन्हीं के पास शायद ऐसी परिकल्पना रही होगी कि यहाँ से जाने के बाद भी, इस जीवन के बाद भी कोई दूसरा जीवन है और उस दूसरे जीवन में शायद इन वस्तुओं का उपयोग होता हो। अब देखें कि इसमें कुछ चीज़ें समझेंगे, कुछ महत्वपूर्ण तिथियां देखेंगे आप पहले। तो ये महत्वपूर्ण तिथियां जो हैं ये देखें कि मेहरगढ़ में कपास की खेती कब शुरू हुई थी? तो लगभग 7000 वर्ष पहले। नगरों का आरंभ लगभग कब हुआ था? लगभग 4700 वर्ष पहले। हड़प्पा के नगरों के अंत की शुरुआत लगभग कब हुई? 3900 साल पहले। अन्य नगरों का विकास कब हुआ? लगभग 2500 साल पहले। क्लियर हुआ? तो ये बिल्कुल बातें याद रखेंगे। अब यहाँ कुछ प्रश्न हैं जिन्हें हम करते हैं। देखें, आओ याद रखें। पुरातत्वविदों को कैसे ज्ञात हुआ कि हड़प्पा सभ्यता के दौरान कपड़े का उपयोग होता था? अब देखें कि इस प्रश्न का आंसर ये है कि हड़प्पा सभ्यता के मोहनजोदड़ो शहर से कई सारे जो है वस्त्रों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इस वस्त्रों के साक्ष्यों के आधार पर पुरातत्वविद कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोग इन वस्त्रों का प्रयोग करते होंगे। ये जो वस्त्र हैं ये कपास के बनाए गए हैं और हमें ये भी ज्ञान होता है कि कपास का उत्पादन भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले लगभग 7000 वर्ष पूर्व कहाँ शुरू हुआ था? तो मेहरगढ़ से शुरू हुआ था और इस मेहरगढ़ के लोगों ने ही भारतीय उपमहाद्वीप में पहली बार कृषि की भी शुरुआत की थी। तो हड़प्पा के लोग कपास के वस्त्रों का प्रयोग करते थे। इसका प्रमाण हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त होता है। साथ ही साथ मोहनजोदड़ो से एक सन्यासी की प्रस्तर की बनी हुई मूर्त मिली है जिस पर सन्यासी शॉल ओढ़े हुए हैं। तो इस शॉल को भी देखकर, उसकी डिजाइन को भी देखकर ऐसे लगता है कि हड़प्पा के लोग वस्त्रों का प्रयोग करते थे। क्लियर हुआ? पुरातत्वविद उन वस्तुओं को देखते हैं और इसके आधार पर ये बताते हैं कि शायद उस काल में इसका प्रयोग होता होगा। निम्नलिखित इसको सुमेलित करना है कि तांबा जो है कहाँ से प्राप्त करते थे सिंधु घाटी के लोग? तो तांबा राजस्थान से प्राप्त करते थे। कहाँ से? राजस्थान से, खेतड़ी की खान से। इसके बाद से सोना कहाँ से प्राप्त होता था? तो सोना आप जान ही रहे हैं कि कर्नाटक से। कहाँ से? सोना कर्नाटक से। इसके बाद से टीन कहाँ से मंगाते थे ये? तो टीन अफगानिस्तान से। बहुमूल्य पत्थर, तो बहुमूल्य पत्थर टीन अफगानिस्तान, बहुमूल्य पत्थर गुजरात से।
तो देखा आपने कि तांबा कहाँ से, राजस्थान से, सोना कहाँ से प्राप्त करते थे, कर्नाटक से, टीन कहाँ से प्राप्त करते थे, तो अफगानिस्तान से, और बहुमूल्य पत्थर गुजरात से। लोथल में आपने देखा कि बहुमूल्य पत्थर प्राप्त हुआ था। हड़प्पा के लोगों के लिए धातु, लेखन, पहिया और हल क्यों महत्वपूर्ण है। अब देखें कि अब ये आपको बताना है कि हड़प्पा के लोगों के लिए धातु, लेखन, पहिया और हल क्यों महत्वपूर्ण थे। इस पर प्रकाश आप स्वयं डालें, और यदि न समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ये क्लास में जब पूरा चैप्टर क्लास 6 की एनसीईआरटी को ख़त्म कर दूंगा। इसमें कुल लगभग 11 अध्याय हैं। ये 11 अध्याय खत्म होने के बाद 2 से 3 क्लास मैं लूँगा, जिसमें कि लगभग एक क्लास में 3-3 अध्याय के प्रश्न और आंसर होंगे। तो लगभग 3 क्लास में हम क्लास 6 की एनसीईआरटी से के जो प्रश्न हैं उन्हें सॉल्व करा देंगे। आज मुझे विश्वास है कि आप एनसीईआरटी क्लास 6 की अध्याय 3 को, जिस चैप्टर का नाम है आरंभिक नगर, इन्हें आप आसानी से समझ गए होंगे। अगर किसी भी तरह का आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, आपकी समस्याओं को समाधान करने का प्रयास करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद। अगली क्लास में हम अध्याय 4 पढ़ेंगे। क्लियर है, एनसीईआरटी क्लास 6 की अध्याय 4 पढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।